अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ें आ गई हैं, हम देर से आए। वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। नादिया खान, ज़ोहेब हसन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 लाइव वीक शुरू हो गया है। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अच्छी लग रही है बहुत। भाई थैंक यू सो मच। बस खबरें सुन रही थी, बस खबरें कुछ ऐसी हैं जिसको ना आपको खून गरमाने वाली बड़ी खुशी होती है। आपको पता है मुझे किस तरह की खबरें खास पसंद हैं। हाँ, वो तो खबरें हैं आज, वो खबरें हैं आज बिल्कुल, और उन पर तज्जिया भी है आज। यानी बाकायदा तौर पर ऐसे नहीं कि हम कहते हुए चले जाएंगे, नहीं, तज्जिया भी होगा उन पे और काफी टाइम हम देंगे उसको। अच्छा, लोकल आप नेशनल लेवल पे कुछ मसाइल चीजें खबरें वो हर मुल्क में मसले मसाइल चल ही रहते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह पाकिस्तान को जो इज्जत, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और ट्रेड और फाइनेंस की तरक्की मिल रही है ना, हम इकोनॉमिकली जितना हम तरक्की कर रहे हैं और बस वो उस रास्ते पे आ गए हैं, उस पटरी पे आ गए हैं जो सालों से हम इंतजार में थे कि वो होगा, तो ये जान के बड़ी खुशी होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और आप बहुत ज्यादा शो को पसंद करते हैं। आज के शो में क्या कुछ है जरा बताए थे। ईरानियन प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में है और वो जो दौरा है उनका उससे मुताल्लिक क्या कुछ हुआ, क्या मुलाकातें हुई, इस पर हम आपको बताएंगे। तो राफेल के जवाब के लिए खबरें, जवाब वही वाली। तो राफेल जो प्लेन गिराए गए वो कैसे गिराए गए उसकी रिपोर्ट बाकायदा रॉयटर्स ने। हाँ जी, हम कहते हैं तो मतलब भारत को तकलीफ हो जाती है कि ये तो पाकिस्तान कह रहा है। अब पता है रॉयटर्स भी मान गया है, हर कोई मान गया, लेकिन रॉयटर्स में जब खबर आती है ना तो वो बड़ी ऑथेंटिक और बहुत वैल्यू होती है। क्यूसी उसकी बाकायदा होती है, बड़ी स्टेजेस हैं उस खबर को, उस रिपोर्ट को जारी करने के लिए। ऐसे नहीं है रॉयटर्स उसमें क्या उन्होंने बताया उस रिपोर्ट में, वो हम आपको बताएंगे। जस्ट बी कीप वाचिंग राइज। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मौसम का हाल आपको बताएंगे कैसा चल रहा है, फिर हम कुछ पीसीबी के मामला पर बात करेंगे और मैचेस जो हो रहे हैं, ये T20 मैच अभी तो मेरा ख्याल है बस खत्म ही होने वाले। 176 रन बना लिए हैं। हाँ, और सुना जीत गया पाकिस्तान। जीत गया भाई। क्या ज़ुहैब बड़ा हल्का आ रहे हैं। मैंने कहा ज़ुहैब क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया, क्या बात है, हम जीत गए। नहीं अच्छा, हाँ वही ना, सेलिब्रेट। नहीं अब बिल्कुल अभी मुझे जो अपडेट मिली थी 176 बना लिए थे वेस्ट इंडीज ने और कुछ ही रन उनको चाहिए थे, 6 विकेट्स गिर गई थी, लेकिन अब पता चला पाकिस्तान जीत गया। हम जीत गए। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। जीत गए, कांग्रेचुलेशंस करते हैं पाकिस्तान टीम को। जी बिल्कुल जीत गए सीरीज वेस्ट इंडीज से हम, और दोनों 1-1 बराबर हो गए थे, उसकी बात होगी। और फिर जनाब हम हार्ट अटैक इश्यूज, ये बड़ा सीरियस मामला है। बहुत ज्यादा आप देखते हैं जवान लोग और आपके साथ के काम करने वाले भी अक्सर मैंने देखा है हार्ट अटैक और उनको आजकल तो बल्कि ज्यादातर ऐसी जब आप सुनते किसी की बुरी खबर तो हार्ट अटैक एक रीजन होता है। अभी कल परसों तो मैं न्यूज में देखती थी सबा कमर का कि शी वाज शूटिंग समवेयर इन रावलपिंडी रादर, तो उनको वो एकदम कुछ सब पैनिक पड़ गया कि शी पास्ड आउट और कह रहे हैं कि हार्ट अटैक था। पता नहीं, जो हमने सुना है अल्लाह खैर करे कि एक्चुअली उनको मेडिकल मसला क्या था, लेकिन ये कि ये अब किसी भी एज में हो जाता है भाई। पहले होता था ना कि कोई 60-70s की बात है, नहीं 30-40s में कह रहे हैं ज्यादा जो है केसेस आ रहे हैं एंड दे आर लाइक लाइफ थ्रेटनिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद हमारे लास्ट सेगमेंट में डीआईजी साउथ होंगे और ये जो मर्डर केसेस हैं, एक दो हुमैरा असगर का और एक मर्डर और है, तो उससे मुताल्लिक इन्वेस्टिगेशन जो कहाँ तक पहुंची है, क्राइम का भी लेटेस्ट आपको बताएंगे अपडेट। अच्छा जी, तो हम लेकिन सबसे पहले मैं एक फुटेज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जब सिडनी हार्बर वगैरह पे आप ऑस्ट्रेलियंस में, मुस्लिम कंट्री तो नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया, यानी कोई ऐसी प्लेस तो नहीं है ना, ऐसा क्या हो गया, नहीं है ना। हाँ, तो और सिडनी हार्बर पे हम देखते हैं कि वो जब न्यू ईयर आता है सेलिब्रेशंस होती हैं, लेकिन ये सिडनी हार्बर पे ये भी होता है। अच्छा, ये आए बड़े तरीके से ज़ुहैब ने भाई वापस। ये सिडनी हार्बर के मनाजिर है। गाजा के फलस्तीन के हक में मुजाहरा हुआ नादिया, और ऑफिशियल रिपोर्ट ये है कि 98,000 जो है लोग उसमें शरीक हुए। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन अनऑफिशियल बहुत से जो प्राइवेट सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं 1,00,000, 1.5 लाख, कुछ 3 लाख भी कह रहे हैं। मतलब देखिए, नॉन मुस्लिम स्टेट्स में अगर इतना आपको इसमें प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है, 1 लाख लोग, तो मजहब से बात ही आगे निकल गई। हर जो है शख्स उसका दिल फट पड़ा है कि कितना जुल्म हो रहा है गजा में एंड दिस मस्ट स्टॉप नाउ। बिल्कुल। और सड़कों को बंद करने का ऑस्ट्रेलिया में कानून 2022 में पास हुआ कि नहीं की जा सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे पहले ही ये इजाजत दी है और 24 घंटे में ये तैयारी आप देख रहे हैं कि 1 लाख 1.5 लाख। ये देखिए आप, ये मनाजिर कितने, पूरा सिडनी हार्बर। तो वो सेलिब्रेशंस ही नहीं होती हैं, वो जाग रहे हैं वो नेशन, और वो एहतजाज भी करते हैं जुल्म के खिलाफ। तो ये जरूर दिखा ली थी फुटेज। देखो, इसके बावजूद भी सुहे मुझे तो समझ नहीं आती बात कि दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है, अजाब आ रहा है दुनिया पे, फिर भी उसके बाद जो है गजा की जंग बंद नहीं हो रही है, वो मारे जा रहे हैं। इजराइल जो है तबाही है। बिल्कुल।
अच्छा जी, अब हम सबसे पहला जो सेगमेंट है हमारा, ईरानी जो सदर हैं मसूद पेशकियान, पाकिस्तान का अहम दौरा करके वतन वापस वो लौट गए हैं और अहम दौरे में सदर वजीर आजम से मुलाकात पहली हुई दफा आए है हैं जी, यानी जब वो प्रेसिडेंट बने तब से वो पहली दफा आए हैं। दिफाई ताउन पर बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। इसके साथ पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक ये उनका बतौर ईरानी सदर पहला, जैसे आप कह रहे हैं, सरकारी दौरा है जिसका मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। और रवानगी से पहले ईरानी सदर ने तेहरान में भी जैसे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाक ईरान तिजारत का हुजूम $10 अरब तक हम बढ़ाना चाहते हैं। तो इस दौरे से ये भी बात निकलकर सामने आई है। तो इस दौरे की अहमियत क्या है, इस पर हम जरा बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जौहर सलीम साहब ने, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है और बड़ा उनका तजर्बा है, मुल्कों के ताल्लुकात किस तरह चलते हैं और बायलैटरल इश्यूज को कैसे टैकल किया जाता है, सब वो जानते हैं। मैं अपने वाले सवाल पूछूं जो अपने वाले पूछे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वेलकम करते हैं आपको शो पर। कोई ताल्लुक नहीं ऐसे जी पूछिए, वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं जौहर साहब। जी प्लेजर जी, गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा जरा थोड़ा सादा से सवाल भी पूछूं, शायद इसमें एक दो चीज़ें आपको करेक्ट भी आप कर दीजिएगा। लेकिन ये कि ईरान की जो लीडरशिप है उनकी ज़्यादा जो है रुझान भारत की तरफ था, अब सडन जो एकदम पाकिस्तान की तरफ इतना शदीद रुझान बढ़ा है और ट्रेड हो रहा है, ये इसकी क्या वजह है? और ये विजिट देखें जी, ट्रेड तो खैर खासे सालों से हो रहा है, लेकिन दोनों मुल्कों के जो है जो कोशिश है दोनों मुल्कों की वो ये है कि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़े। $10 अरब का एक टारगेट मुकर्रर किया गया था और ये इब्राहिम रईसी जो पिछले सदर थे, जो जाँ बहक हुए एक प्यारे के हादसे में, जब उन्होंने दौरा किया था पाकिस्तान का कुछ अर्सा कबल, तो उसमें भी ये तय किया गया था। अब इंडिया के साथ बिल्कुल आपने सही कहा, उनके ताल्लुकात खासे नज़दीकी थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अब ये तब्दीली थोड़ी सी ये आई है कि जब ये इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें जिस तरह का किरदार हिंदुस्तान ने अदा किया, उसमें बहुत सारे शकूक व शुबहात थे। एक तो वहाँ पे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो इजराइल को मिली, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा टॉप टियर लीडरशिप जो उनकी है उसको टेक आउट किया था, तो उसमें भी कोई इंडियन इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट मिली थी। और फिर कोई ऐसी सपोर्ट भी नहीं की उन्होंने, जिस तरह पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ईरान की जो है ना इलाकाई सालमियत की, उनकी खुद मुख्तारी की और उनके स्ट्राइक की कि वो एक न्यूक्लियर जो है ना पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है अपना जारी रख सकें। दो टोक हमायत की, बेशक वो यूनाइटेड नेशंस में या और दूसरे जो भी अहम आलमी इदारे हैं वहाँ पे, और अपनी स्टेटमेंट्स के ज़रिए भी। तो ईरान में उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया गया, उनकी पार्लियामेंट में भी उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना बल्कि पाकिस्तान के हक में बातें हुई। तो उसके बाद से ईरान के जो है ना ये वाज़ेह हुआ है वहाँ पे उनकी लीडरशिप के जहन में कि हिंदुस्तान एक अनरिलायबल पार्टनर है, जबकि पाकिस्तान जो है वो एक रिलायबल दोस्त है। तो उस वजह से हमने देखा कि ये विजिट अब हो रही है और इसमें भी यही बात हो रही है कि दोबारा से ट्रेड को बढ़ाएं, आपस में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और बहुत से ऐसे शोबे हैं जिसमें ताउन को मजीद फरोग दिया जाए। इसमें थोड़ी सी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि ईरान, जैसे आप जानते हैं, सैंक्शंस उन पे लगी हैं अमेरिका की और भी। तो खैर उसमें उम्मीद की किरण ये है कि ईरान अभी भी चाहता है कि वो जो न्यूक्लियर उनका मसला है उसको हल करे, वो पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए। तो अगर वो इंशाल्लाह हल हो जाता है तो उससे बहुत से रास्ते खुलेंगे पाकिस्तान के और ईरान के, जो क्योंकि इक़्तिसादी शोबों में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है दोनों मुल्कों में। ईरान दुनिया की उन 3 बड़े मुल्कों में शामिल है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस के ज़खायर हैं, और उसके अलावा भी बहुत से शोबों में ईरान खासा जो है इंडिजिनसली बहुत तरक्की की है। सर मुझे मुझे ये चीज़ बताइएगा, एक तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी है और पेट्रोल, मुझे बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फैक्टर है इसमें कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने इससे पहले आपने भी देखा होगा थोड़ी टेंटेटिव अप्रोच हमारी रहती है, और ख़ास तौर पे जब एक ऐसी जंग हो जाए कि इसराइल के साथ जंग है, इसराइल का साथ कौन दे रहा है ये भी आपको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद हम एक स्टेप आगे बढ़कर ईरान के बारे में जो हमारे बयानात आ रहे हैं बड़े डेयरिंग से भी लग रहे हैं वो किसी हमें जब हम सुनते हैं ना, तो ये आप कैसे देखते हैं? क्या वर्ल्ड ऑर्डर कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से हम इतना सपोर्ट में आ गए हैं? आप कैसे एनालाइज करते हैं इसको? देखिए, एक तो खैर अमेरिका में इस चीज़ की रिकग्निशन बड़ी है कि पाकिस्तान की जो अहमियत है इस खित्ते में, खसूसन ये इंडिया के साथ जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की जारियत का जवाब दिया, तो उससे उनकी जो है ना, एक तो हिंदुस्तान थोड़ा एक्सपोज हो गया क्योंकि वो समझ रहे थे मगरिब के ममालिक और अमेरिका भी कि वो जो चाइना के खिलाफ उनकी कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है उसमें कलीदी किरदार अदा करेगा।
लेकिन वो उनका जो है ना कि कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई है। फिर साथ ही साथ हिंदुस्तान जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे एक डबल गेम खेलता रहा है, जिसे कहते हैं ना रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, तो उस किस्म की पॉलिसी वो इख्तियार किए हुए थे कि तो उधर से भी फायदा उठा लिया, उधर से भी फायदा उठा लिया और दोनों को चक्कर देता रहा, दोनों कैंप्स को। तो वो अब जो है ना कुछ एक्सपोज हो गया। तो पाकिस्तान की जो अहमियत है अब वो ज्यादा जब वाज़ेह सामने आई है, तो उसमें अमेरिका ने बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका में कि पाकिस्तान के लिए चीन से ताल्लुकात बहुत ही जरूरी और बहुत अहम है। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए अपने जो हमसाया ममालिक हैं, जिस तरह ईरान है, अफगानिस्तान है, उनसे भी नजदीकी और पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात जरूरी हैं। जी, तो सर हमारे किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं ईरान के साथ? वो किन चीजों में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में? हम क्या चाह रहे हैं? देखिए, एक तो खैर एनर्जी का शोबा है जिसमें जिस तरह ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है, जो बहुत अरसे से अल्तवा का शिकार है, और उसमें बहुत ही बड़ा मंसूबा है और उससे पाकिस्तान की जो एनर्जी मार्केट है उसमें एक नुमाया तब्दीली आ सकती है। उसके अलावा जो ट्रेड है वो ऑलरेडी भी $1 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखें ईरान पे इतनी ज्यादा सैंक्शंस लगी हैं, और फिर ईरान बहुत सारी वो वाली चीजें जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो नहीं, जैसे टेक्सटाइल्स हैं मिसाल के तौर पर, जो हमारी 90% एक्सपोर्ट है। अब ईरान टेक्सटाइल्स में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। इसी तरह जो दूसरी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं बहुत सारी, जो है वो ईरान में बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है। फिर ईरान जो है बहुत सारी जो ऐसी एशिया जिसमें कि वो काफी ज्यादा सनती तौर पे मजबूत हैं, और जो कुछ ऐसी जो है ना अजनास भी, ज़रूरी अजनास भी ऐसी हैं जो पाकिस्तान वहां से दरामद कर सकता है। तो बहुत ही ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे बताएं सऊदी अरब इसको किस नजर से देख रहा होगा, क्योंकि वो भी हमारा बरादर मुल्क है, और ऑब्वियसली जब ईरान से ताल्लुकात बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक सतह पर नजरियाती तौर पर वो एक तशवीश की लहर दौड़ती है, या इस तरह सऊदी अरब से ताल्लुकात होते हैं तो ईरान भी उसको बड़ी कड़ी नजर से देख रहा होता है। तो ये इस सूरत हाल को कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? जी देखें, एक तो ये हुआ कि बिल्कुल ईरान और सऊदी अरब में एक बहुत ज्यादा कशीदगी रही है, लेकिन फिर चीन ने दोनों मुल्कों की रिप्रोशमान करवाई थी कुछ साल कबल। तो उसके बाद से ही दोनों मुल्कों की कोशिश है वो तो बल्कि आपस में भी अब ताल्लुकात पहले से बेहतर इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए सऊदी अरब को अब इस पे कोई इतना ज्यादा एतराज जो है ना नहीं होगा। वैसे भी देखें कि मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, उसमें बहुत ही आम सी बात है कि एक मुल्क के ताल्लुकात दो ऐसे मुल्कों के साथ, दोनों के साथ इक्वली अच्छे होते हैं जिनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। तो बहुत से इस किस्म के, अब मिसाल के यूएई को देख लें, यूएई के इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन यूएई के ज़ाहिर है सऊदी के साथ और बाकी अरब मुल्कों के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब वो कोई उनको नहीं कहता यूएई को कि जी आप इजराइल के साथ क्यों ताल्लुकात अपने बनाए हुए हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में तो ये जीरो सम गेम नहीं होती, और उसमें ये नहीं है कि अगर एक मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो दूसरे के साथ बिगड़ जाएं। उसमें आप दोनों जो है ना मुल्क अगर उनके आपस में कोई मसाइल भी हैं तो दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं। और सर वक्त की बात होती है, भारत पाकिस्तान जंग के बाद ना वक्त बदल गया है, वक्त की बात होती है, पावर नजर आ गई है पाकिस्तान की, पोटेंशियल माशाल्लाह दुनिया को नजर आई है। सर इसमें एक थोड़ा सा बस एक कंसर्न ये होता है कि अमेरिका और ईरान के जो ताल्लुकात हैं अनप्रिडिक्टेबल हैं, इनका वो जो मसला है न्यूक्लियर वाला वो है, वो आगे जाके अगर फिर गड़बड़ होती है तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आ जाएगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको कैंसिल करें? तो ये मसले आ जाते हैं कि जंग औरों की है, प्रेशर हम पे आ जाता है, हमारे है ये पास में भी हुआ है। तो ऐसे कैसे सेफगार्ड करना है? और मुझे लग रहा है इसलिए भी ईरान ना जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं कि भी हम अपने काम पूरे करें, स्मार्ट मूव है। लेकिन ये कि क्या ऐसा होने का खदशा है, और फिर कैसे सेफगार्ड करें आप अपने इंटरेस्ट को, क्योंकि लॉस तो फिर दोनों का, हमारा भी लॉस है। इसके लिए मैंने ये लफ्ज यूज किया था ना कि अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं और चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये दोनों चीजें होती हैं, और यही आपकी खारिजा पॉलिसी की खूबसूरती होती है, वो ऐसी मतवाजन हो और आप उसको अपने इस तरह से नेविगेट करें और उस तरह से कैलिब्रेट करें कि आप अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड करें, और जो जब भी इस तरह के चैलेंजेस आते हैं उससे आप उनको इस तरह से गुजरें कि उसमें आपके जो बेस्ट इंटरेस्ट हैं वो नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है नहीं, बात ये है कि क्या ऐसा फिर मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है कि सारी दुनिया के मुल्क जो हैं अपनी खारिजा पॉलिसी जो है उसमें इन चैलेंजेस से गुजरते हैं, और उसमें उनकी कोशिश होती है। कई जगह बिल्कुल जो है मुश्किलात होती हैं, लेकिन अगर आपकी जो है ना बहुत वेल कैलिब्रेटेड पॉलिसीज हों तो फिर आप उससे, क्योंकि दूसरे मुल्क भी जो है वो इस चीज़ का एहसास जरूर करते हैं
देखिए अगर अमेरिका है मिसाल के तौर पे, तो अमेरिका ये तो नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल ही इनके से ताल्लुकात तोड़ लें, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का हमसाया है, पाकिस्तान के साथ एक तारीखी रिश्ता है ईरान का, तो वो पाकिस्तान पे इतना दबाव कभी भी नहीं डालेंगे। हाँ, सैंक्शंस की हद तक जरूर डालेंगे कि ये हमने सैंक्शंस लगाई हैं तो इनको आप जो है वायलेट ना करें, लेकिन वो भी देखें कि वो फिर अमेरिकन सैंक्शंस होती है ना, यूनाइटेड नेशंस की बेस्ड सैंक्शंस जो सी हैं वो एक और चीज होती है, एक बायलैटरल सैंक्शंस या एक मुल्क की सैंक्शंस। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए ना सैंक्शन से पहले, वो फिर होने चाहिए, वो आप उनको कैंसिल ना करें और उस पर प्रेशर ना दें, क्योंकि नुकसान बड़ा होता है। ये पहले भी हम देख चुके हैं, बट कैसे सवाल थे सर? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जोहेब, आप कुछ पूछना नहीं, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आपने पाक ईरान ताल्लुकात और ज्यादा सवाल तो नहीं कर दिए? नहीं, आपने बहुत, सॉरी। अरे नहीं, आपने बहुत अच्छे किया, मैं तो यही देख रहा था कि जबरदस्त आप कर रही हैं, सही यहाँ ठीक बातें जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब माशाल्लाह उस्ताद साहब तारीफ कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा हो गया। और सारी देखिए उन्होंने हर पहलू पर हमें बता दिया कि भाई सऊदी अरब भी, और फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की, तो वो यही कह रहे हैं कि थिन लाइन है, फाइन लाइन है जिसमें चलना है। सही बात, खारजा मामला ऐसे नहीं चलते। बिल्कुल सही। आप दिमाग लगाएं ना, जैसे जरा करंट अफेयर्स में मैं बताऊं, वो जो कि कभी न्यूज़ देखती ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं होता था, देखना चाहती ही नहीं थी कि नहीं भाई सुनेंगे पता चलेगा, इग्नोरेंस इज ब्लिस, आई डोंट वांट टू नो, बट अब लगता है कि बिल्कुल पता होना चाहिए आपके मुल्क में क्या हो रहा है, कितना दिलचस्प, इंटरेस्टिंग कितना होता है ये ना, जानना। इट इज, और ये जो होता है ना कि सिर्फ डिप्रेशन, बुरी खबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो बहुत ही माशाल्लाह गुड न्यूज़ है इंटरनेशनली, आपके मुल्क को लेके, आपके पासपोर्ट आईडी को लेके। तो भाई हमें जाना है तो फिर वापस आना है ना, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। तो 14 अगस्त भी आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में क्या होता है? सेलिब्रेशंस होती हैं, इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये जो आजाद फजा में हम सांस ले रहे हैं इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल तो को बहुत ज्यादा ही खुशी है। हाँ, 14 अगस्त को जिस तरह हमने पाकिस्तान को देखा है अपना दिफा करते हुए, वो और साथ में अटैक करते हुए दुश्मनों पे, उफ, मैं कहती हूँ जो हमारा जज्बा, मोहब्बत, हुब्बल वतनी जिस तरह निकल रही है ना जैसे हम फील कर रहे हैं, हमेशा से हमने फील किया है, लेकिन जो अब है ना, इट इज समथिंग एल्स, इट्स ऑन अनदर लेवल। बिल्कुल कारनामा इस जनरेशन अच्छा, को देखना क्या कारनामा है वो जरा हम रॉयटर्स क्या कह रहा है थोड़ा आराम से बता देते हैं, फिर गेस्ट से भी बात करेंगे। पाक भारत जंग में भारतीय राफेल गिराए जाने पर बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स का आप सबने नाम सुना होगा, इतनी यानी इससे ज्यादा ऑथेंटिक फुटेजेस यहां से मिलती हैं, इनकी रिपोर्ट्स ऑथेंटिक होती हैं, तो रॉयटर्स ने भी तफसीली रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, वो रिपोर्ट क्या है जरा सुने आप। रिपोर्ट में हर पहलू से मार्के पर गैर जानिबदार होकर बात की गई है। जंग में बड़े माली नुकसान पर अब तक भारत हुकूमत ने खुलकर इकरार तो नहीं किया है, मगर इस रिपोर्ट ने कुछ छुपाया नहीं है और सब कुछ बताया। रॉयटर्स ने दूसरी आलमी जंग के बाद खतरनाक ये फजाई मार्का इसको करार दिया है और रिपोर्ट में मई की 7 को लिखा गया कि रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रडार सिग्नल मिलते ही एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। रॉयटर्स के मुताबिक जहीर बाबर सिद्धू ने राफेल को निशाना बनाने के खुसूसी अहकाम जारी किए। वो कई रोज से कंट्रोल रूम में सोते थे। 2 घंटे पर मुहित लड़ाई है और रॉयटर्स कह रहा है तवील फजाई लड़ाई में दोनों जानिब से लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया और माहिरीन का अंदाजा है कि यह दहाइयों बाद होने वाली सबसे बड़ी फजाई लड़ाई थी। तो ये रॉयटर्स बता रही, एजेंसी के मुताबिक भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी, राफेल की नहीं। भारतीय पायलट समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज से दूर है। तो ये जनाब बिल्कुल, भारत कुछ कह नहीं रहा है इस पे, ऑफिशियली कुछ कहते नहीं है, लेकिन अब सब बात कर रहे हैं वहां भी और दुनिया भर में भी। वेरी इंटेंस एरियल कॉम्बैट, ऐसी डॉग फाइट थी कि दुनिया उस पे जो है ना अश कर। बिल्कुल ऐसे आप ये देखिए, पाकिस्तान का डिफेंस और फिर पाकिस्तान का अटैक, दोनों ही अनबिलीवेबल। बिल्कुल, अब तो कोई दो राय है ही नहीं, अब तो ये सब ने ज़्यादा कंफर्म कर दिया है। खालिद चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया है, रिटायर्ड कॉमोडोर हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, पढ़ी होगी, बस इस पर आप बताएं क्या क्या कहते हैं। हमने तो थोड़ी सी चीजें उसकी बता दी हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, फिर आपको गुड इवनिंग कनाडा में। एक्चुअली कनाडा पे हूँ और एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बीपर की रिक्वेस्ट की। जी। और एक तो मैं यहाँ भी
जिन लोगों से मिल रहा हूँ, यहाँ बहुत खुशी का समा है। खासतौर पे रॉयटर के जो नुमाइंदे हैं सईद, वो मैं और वो एयर हेडक्वार्टर में उस दिन इकट्ठे ही थे ब्रीफ जब ये बताया जा रहा था, और हमें ये बताया गया था कि पाक फिजाइया के सरबराह कई दिनों से घर नहीं गए, और कुछ मेरे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स और दोस्त हैं वहाँ पे ऑफिसर, तो उन्होंने बहुत सारी इंटीमेट चीजें बताई कि हम एयर चीफ को कहते थे कि सर आप 1-2 घंटे घर जाकर सो जाएं, जी। तो वो ये कहते थे कि मैं घर जाकर कैसे सो सकता हूँ जब मुझे ये पता हो कि मेरे मुल्क पर हमला होने वाला है। तो आप उनकी मोटिवेशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या कमिटमेंट थी। वहीं पर वो सोफे या कुर्सी पर ही सोए रहते थे, जब भी मौका मिलता था आधा घंटा, ये मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं, वो चाहते थे कि कोई चांस ऐसा मेरी नजर से या मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा ना हो जाए कि मुल्क के लिए नदामत का बायस बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये था कि उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी नादिया ज़ुहैब कि ये उन्होंने कहा था कि कोई जहाज कभी भी किसी वक्त दिन या रात अगर ये दाखिल हुआ हमारी फजाई हदूद में या उसका वेपन दाखिल हुआ तो उसकी सजा और उसका रिएक्शन एक जैसा ही होगा। और उसी को ज़हन में रखते हुए इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था कि अगर ये जहाज जब हम पर अगर हमलावर हुए और ये मुड़ भी गए अपने इलाके में, तो हम इनके इलाके में जाकर मारेंगे, हमला करेंगे ताकि हमने बदला लेंगे। तो ये हिस्टोरिकल फाइट इसलिए भी गिनी जा सकती है कि ये दुनिया में आज तक तकरीबन 195 किलोमीटर दूर का दुश्मन के जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। इससे पहले गल्फ वॉर में अमेरिकन F-15C ने एक MiG-25 जो इराकी MiG-25 था उसको निशाना बनाया था, और उसका जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आज तक रिकॉर्ड था वो 140 किलोमीटर था। क्या बात है सर। तो ये तकरीबन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐड किया है, और सिर्फ एक टेक्निक नहीं, जिससे वो रॉयटर ने बिल्कुल ठीक कहा और हमें भी ये ब्रीफिंग दी गई थी कि बहुत ज्यादा डिसेप्शन टेक्निक्स थी। जाहिर है कॉम्बैट रीजन की वजह से वो शेयर नहीं की जा सकती, मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन इतनी ज्यादा डिसेप्शन टेक्निक फॉलो की गई थी कि दुश्मन को हैरान कर दिया। और जो ज़ुहैब आप इंट्रो में कह रहे थे कि दुश्मन ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाक फिजाइया के जो शाहीन है ये तकरीबन 200 किलोमीटर तक उनका निशाना बनाएंगे। उन्होंने ग्रांटेड लिया था कि ये शायद आया हम डिफेंसिव हैं और शायद डिफेंसिव ही रहेंगे। ये यूनिक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी उस दिन कि एक डिफेंसिव मिशन को, जो दिफाई मिशन था पाक फिजाइया की सरहदों का, हमारे शाहीनों ने सिर्फ दिफा करना था, और दिफाई मिशन में इनको ऑफेंस पे कन्वर्ट करने को कहा गया। ये रेयर है, फाइटर पायलट्स को ब्रीफ किया जाता है कि या आपका डिफेंसिव मिशन होगा या आपका ऑफेंसिव मिशन होगा। ये रेयर एक अनपैरेलल्ड ये कमांड थी जो एयर चीफ ने दी। जब उन्होंने ये हुक्म दिया कि कोई जिन जहाजों ने हमला किया है इनको ना सिर्फ अटैक करो, बल्कि जिन ने वेपन फायर किया है उनको वापस नहीं जाने दें। क्लैरिटी एकदम। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि रॉयटर्स ने हमारे एयर चीफ सर बाबर का जो है मेंशन किया, उनके बारे में बात की, और उनके लिए वैसे ही मशहूर है कि ये जो एरियल कॉम्बैट है उसकी स्ट्रैटेजी में और टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें, वो ही इज अ जीनियस। जी मारिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो मैं 3.5-4 साल से उनका देख रहा हूँ। हर एयरफोर्स चीफ जाहिर अपनी अपनी समझ और विजन के हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पाक फिजाइया में अब काम हुआ है, टेक्नोलॉजी तो अब बिल्कुल वो 50-50 हो गया ना। एक तरफ तो एरियल कॉम्बैट है ही, टेक्नोलॉजी उसका कितना उसमें हाथ है आपका, वही डिफेंस सिस्टम्स, इतने कॉम्प्लिकेटेड सब चीजें कि कमाल है, और उसमें ही इज अ जीनियस। मुझे ये भी एक चीज कि 110 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया इसमें। 110 वाकई, मतलब ये तो फजा में एक 125। जी फरमाइए। नहीं आ रही आपकी आवाज। 125 जी मैंने कहा 125 जेट्स ने हिस्सा लिया उस दिन रात को 12 बजे। हमारे जेट्स की आप बात करें? हमारे नहीं टोटल उस वक्त फिजा में 125 जहाज थे, तकरीबन 42 हमारे थे और 90 के करीब हिंदुस्तान के थे, और सारे के सारे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस थे, जिसका मतलब ये है कि 125 जहाज जो टोटल। लेकिन मुझे सर ये बताएं तो हैरान है कि हमारा एक भी एयरक्राफ्ट को हमारे नुकसान नहीं हुआ। कितनी मैन्यूवरिंग हुई होगी, कितना डिसेप्शन हुआ होगा। अच्छा, तो वो एक को भी नहीं हिट कर सके। और कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जो राफेल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी खड़े होते हैं। यानी ये हैरत अंगेज बात नहीं है, हमने गिरा दिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ नादिया और ज़ुहैब कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया 3 साल से राफेल को टारगेट करके तैयारी कर रही थी। सही,
ठीक है। वो 3 साल से उसको टारगेट करके स्पेसिफिक टू राफेल शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हो पाया है सारा। और यानी खैर आप बता रहे तो वो तो एक नहीं पता, लेकिन कैसे, यानी क्या तैयारी हो रही थी और राफेल को कितना प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ये अच्छा चलें ये बताएं आप, राफेल को कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया होगा मुमकिन तौर पे? जी जोहेर, होता ये है कि आप उसकी सारी फ्रीक्वेंसी और उसकी जो टैक्टिक्स हैं, उसके जो रेडार की एवियोनिक्स है, उसकी जो मिसाइल की रेंज है, उसको ग्राउंड पे स्टडी करते हैं पहले, और फिर उनके काउंटर टैक्टिक्स तैयार करते हैं और स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, और फिर आप नियर वॉर लाइक सिनेरियो में प्रैक्टिस करते हैं। पिछले साल हमने एक एक्सरसाइज की थी 26 मुल्कों के साथ, इंडस शील्ड एक्सरसाइज होती है जो पाक फिजाइया में हुई थी इधर बेसिस पर, तो मैं उसमें गया था। तो मैं उस दिन हैरान हुआ कि एक तरफ से कोई 75 जहाज आ रहे थे हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से 50 जा रहे थे। तो पाक फिजाइया के जो शाहीन है ये सब के सब यूज्ड टू होते हैं पीस टाइम में, इनके लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था कि ये जहाज उधर से 70 आएंगे तो क्या होगा, और अगर ये वेपन्स कौन से लेकर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रियल टाइम में प्रैक्टिस पाक फिजाइया के ये पायलट जो है वो करते रहते हैं, तो उनके लिए ये न्यू नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश ये करते हैं कि उनको ऐसा कोई सरप्राइज या शॉक ना मिले, और उसके अंदर वो इंटीग्रेशन होती है। मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि इस सिर्फ फाइटर जहाज नहीं उड़ते, उनके पीछे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग होता है, उनके साथ जैमर्स होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल जमीन पर उनके लिए अलर्ट काम कर रहे थे, यानी इंटीग्रेटेड होते। आजकल इसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेट करना, जैसे म्यूजिक को आप ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट चलते हैं एक रिदम में, एक सीक्वेंस में, और नेट रिजल्ट पेश करते हैं, या उस तरह ये जहाज भी आजकल ऑर्केस्ट्रेट करते हैं कॉम्बैट को। और जो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का आई विश सर वो हम कभी देख सके वीडियोस, ये तो एक ख्वाब है, ख्वाहिश है। साहब बहुत शुक्रिया आपने सर, हमारी एक तो आप ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद भी आपने हमें वक्त दिया। और सर ये ऑफिसर्स थे, पता है ये यंग एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स थे, अभी जो ऑफिसर्स द क्रीम ऑफ एयरफोर्स वो तो अभी आगे आई नहीं थी। देखिए तो अब जब माशाल्लाह हमारे जवानों का ये फजा में होंगे, तो तभी तो रॉयटर्स कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सूरत हाल बनी और पाकिस्तान ने जिस तरीके से टॉप गन में तो डॉग फाइट देखी है, ये रियल जो डॉग फाइट थी दुनिया ने देखी। व्हाट एन इनक्रेडिबल एयर कॉम्बैट। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है, वापस आते हैं। मैं घंटों बात कर सकती हूं इस पे। ब्रेक लेते हैं, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी 14 अगस्त की बताएं क्या तैयारियां हो रही हैं। मैं तो इस दफा मैंने कहा ये वो जो होता है ना, घर को डेकोरेट करना है भाई, करना है, झंडियां लगानी है, परचम लगाना है, वो क्या होती है लाइट्स, एलईडी छोटी छोटी प्यारी प्यारी लाइट्स, फेरी लाइट्स लगाना है इस दफा तो भाई। और कीनू को जरा एक दो तराने अपने याद कराने के वो रिकॉर्ड कर, कैसा करते हैं वैसे? कीनू की तो वो एक है ग्रीन शलवार कमीज वाइट, उसका वो सेट है। वो वैसे हम कर रहे हैं कि अगर व्हाट्सएप पे, मैं पूछ रहा हूँ अपने उससे, व्हाट्सएप पे अगर हम जो है लोगों को कहें कि अपने तराने या पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात, वो हम भी अपने शो पे चला देते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल, और घर शुरू करते हैं, घर पे बिल्कुल डेकोरेशन आपने भी करने के साथ चढ़ा करें, सेलिब्रेट करें, क्योंकि अब तो बनता ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपने वतन से, अपनी धरती से मोहब्बत का इजहार करें, यही मौके होते हैं। और इस दिन इन दिनों में खास तौर पे तजदीद अहद वफा की भी ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान बना किस लिए था और क्या हम सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं, कितनी हमें बेहतरी करने की। तब बहुत कुछ बोला जा सकता है इस पे, लेकिन मौसम का भी ख्याल देना है। अपनी डीपीस चेंज करें, पिक्चर्स लगाएं, अच्छे अच्छे स्टेटस डालें, लेट्स सेलिब्रेट। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अभी हम मौसम की कुछ बात करते हैं। पीडीएफ पंजाब ने मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है, और माहिर ये कह रहे हैं कि आज से 7 अगस्त के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कराकरम के इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश होगी। और मुल्क के कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश का इम्कान है, ये हम जानेंगे। अंजुम नजीर भाई ने हमें ज्वाइन किया। अंजुम भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक हैं? बिल्कुल, आजकल तो माशाल्लाह आपका सीजन चल रहा है, चेहरा भी निखर रहा है आपका दिन ब दिन। हर चैनल पे देख रही हूँ मैं आपको, माशाल्लाह बहुत बिजी जा रहे हैं, टाइम नहीं देते। कितने मॉडेस्ट हैं। अच्छा अंजुम भाई मुझे बताएं भाई मौसम का क्या अहवाल है? ये जो बताया जा रहा है कि 7 अगस्त तक बारिशें होंगी, कौन कौन से इलाकों में होंगी? कराची इसमें आता है नहीं आता? कराची के लिए अभी थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। मिड ऑफ अगस्त तक तो सदर्न पार्ट में पाकिस्तान के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ अब जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो इस बात की निशानदेही करना शुरू कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो है वो जो मॉनसून का सेकंड हाफ होगा वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के सदर्न पार्ट के लिए होगा। अच्छा, और बाकी अगर आपने बात की कि 7 अगस्त तक जो बारिशें हैं, इसमें ज़्यादा जो बारिशें हैं वो कश्मीर के अंदर हैं। कश्मीर के तकरीबन तमाम अजला, वादिया नीलम हो गया, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पुंछ, बाग, हवेली, कोटली, भिमर, मीरपुर में इन तमाम इलाकों में बारिश होगी। उसके बाद केपी में जो है हमारा 7 तारीख तक बारिशें हैं, जिसमें चित्राल है, सवात है, कोहिस्तान,
शांगला, बडग्राम, मानसरा, एबटाबाद, हरिपुर, बुनेर, मालाकंड, बाजोड़, तकरीबन पूरे केपी में इंशाल्लाह अंजुम भाई, अच्छी किस बारिशों टाइप की तवक्को है। बारिशें हैं? ये बहुत सख्त बात- वाली बारिशें हैं, खतरनाक वाली बारिशें हैं, या ये मीडियम इंटेंसिटी की होंगी या लाइट इंटेंसिटी की? देखिए इंटेंसिटी की अगर आप बात करते हैं तो देखिए कल के दिन में लाहौर में 74 मिलीमीटर। अंजुम भाई, एसी प्लीज अपने कम कर दें, नहीं, बिजली मैं- बचाएं। इतनी सर्दी है हर जगह मॉल्स में, यहाँ मैं तो फ्रीज हो गई हूँ। भाई बहुत आपकी प्यारा ये मौसम। जो जब आपकी वीडियो हटती है ना, जब आपकी पिक्चर लगाते हैं, बड़ी जबरदस्त पिक्चर है वो अंजुम कहाँ भाई, से आपने कहाँ की पिक्चर है ये? कहाँ की है? ये कराची की है, कहीं किसी इवेंट की है, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा जी, लेकिन माशाल्लाह, अंजुम बहुत भाई, अच्छा लग रहा है आपका अंजुम भाई। भाई मुझे बताएं, कराची में मौसम इतना प्यारा कराची है, का मौसम पूछिए। बहुत खूबसूरत है, तो बल्कि हल्की देखिए सी सर्दी है कराची के बल्कि। मौसम की बात करते हैं तो कराची का मौसम तो बहुत प्लेजेंट रहने वाला है आने वाले दिनों में भी। आज मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि पिछले कल से तकरीबन 2 से 3 डिग्री कम है। इसकी रीजन यही है कि पूरा दिन जो है वो क्लाउडीनेस रही, रात में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई, और ये सिलसिला जो है मजीद आगे चलता रहेगा। जब आपका कोई नया सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिस बात की तवक्को है कि 17 या 18 के बाद कुछ थोड़ा सा जो है वो सिलसिला सिंध की तरफ आना शुरू होगा, सही। तो थोड़ा सा जो है ये मौसम चेंज होगा, कुछ थोड़ी सी गर्मी आएगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बारिश के इम्कानात बने। चले, गर्मी जबरदस्त हो नहीं गया। डिप्टी डायरेक्टर मेट ऑफिस अंजुम नजीर हमारे साथ है और वो बता रहा है हाल क्या है। बारिश से पहले क्यों जी। गर्मी आती है? चलिए, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ब्रेक के के बाद बाद वापस आएंगे। प्रेशर बहुत है, एहसान ने जो है ना तंग किया हुआ एक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत प्रेशर है जी, बस अब फौरन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम बातें करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खेल कूद में जी क्या हो रहा है? खेल कूद में तो सबसे पहले अपडेट जैसे हमने दे दिया शो के स्टार्ट पर ही हमें खबर मिली कि पाकिस्तान ने T20 सीरीज हरा दी है वेस्ट इंडीज को, और बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ दोनों के दरमियान। लेकिन खैर ये जीत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि अब एशिया कप बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। तो एशिया कप के लिए ज़रा हमें हमारी टीम को एक मैसेज जाता है, मैसेज एक भी मैसेज जाता जाता है कि हमारी जो टीम है अच्छी फिट है और सही फॉर्म और में। टीम के अंदर भी एक फील जो आता है ना, पॉजिटिव इंटेंट ज़्यादा फिर आ जाती है कि हम जीत सकते हैं, हाँ वो जी। कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वेस्ट तो इंडीज बहुत वाले ज़रूरी भी है। बड़ा अच्छा खेले, लेकिन भाइयों हमें जरा ज्यादा जरूरत है इस हाँ, वक्त। अच्छा, और दूसरी चीज वो जो लेजेंड्स लीग का क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान ने, पीसीबी ने। ये तो आपके पास खबर जी, होगी, मेरे मैं पास तो भी पहले खबर- तपी भी बैठी हूँ, मुझे तो है कि इंडिया के साथ खेलना ही नहीं कहीं वो चाहिए। आप तो पहले ही कह रही थी ना। तो अब ये जो इंडिया ने जो रवैया इख्तियार किया लेजेंड्स लीग में, पाकिस्तान से मैच नहीं खेला वो और सेमीफाइनल में नहीं खेला, तो पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है, पाकिस्तान बोर्ड ने, कि हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे इवेंट में, और ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई है और कोई कानूनी कार्रवाई या कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है। तो अगर ऐसे इवेंट चलाना है अपने, तो फिर हम लेजेंड्स लीग के में नेक्स्ट टाइम जब होगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है आईसीसी इंडियन क्रिकेट कुछ हो गई है, अब तो इंडियन क्रिकेट कमेटी हो गई है, बिल्कुल ऐसे। इनकी चल रही है, और जो सजाएं उनको मिलनी चाहिए, जो उनकी एक्शंस है उस पर तो कोई रिएक्शन आ नहीं रहा, जो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो हमें कोड लेजेंड ऑफ कंडक्ट के भी अगेंस्ट जा रहे हैं सारे। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, बिल्कुल। बिल्कुल। और बच्चों वाला इतना बचकाना बिहेवियर है कि हंसी आती है। असल में लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखिए जी, हमने राफेल जो गिराए हैं पाकिस्तान ने, उसका बदला ले लिया कि हमने खेला नहीं उनके साथ। डू यू थिंक कि उससे आपके लोग खुश हो जाएंगे? इज दैट इनफ फेस बिल्कुल। सेविंग? तो लेजेंड क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं शो पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड शुक्रिया, मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। अच्छा तौसीफ भाई, ये तो बड़ा सीरियस ब्रीच ऑफ लॉज ऑफ क्रिकेट एंड आईसीसी रेगुलेशंस हैं कि अगर कोई टीम खेलने से इनकार कर दे, उनके ऊपर तो सैंक्शंस भी लगनी चाहिए, साथ में क्या कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, होना चाहिए। ये आप लेजेंड की बात कर रही हैं? जी जी जी। ये देखिए, ये एक प्राइवेट टूर्नामेंट है, इससे किसी बोर्ड का ताल्लुक भी नहीं। एक्चुअल ये दरमियान कोई स्पॉन्सर और पाकिस्तान में भी कोई डेफिनेटली होगा जिसने यहाँ से उन्होंने इससे रब्ता किया होगा, क्योंकि मोस्टली इंडियन जो हैं स्पॉन्सर हैं वहाँ, और इसका क्रिकेट बोर्ड से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, क्रिकेट बोर्ड ने के प्लेयर जिसने भी परमिशन ली और प्लेयरों को इजाजत दे दी कि जाएं खेलें, पर इस हद तक है, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ वो जाहिर है पाकिस्तान के साथ हुआ, तो इसलिए ये डिसीजन लेना जरूरी था कि पाकिस्तान का नाम आया और उन्होंने इस तरह का चीज की है। बाकी जाहिर है कि चूंकि इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बोर्ड परमिशन दे देता है जाइए खेलिए,
वो टीम भी नहीं बनाता, कुछ भी नहीं बनाता, तो इट मीन्स कि ये एक प्राइवेट टूर्नामेंट होता है। जो कोई एक बड़ा प्लेयर कहीं इंडिया से और एक पाकिस्तान से और फिर स्पॉन्सर बड़े बड़े आ जाते हैं, क्योंकि है तो सारा माया का काम ना, हाँ, सही बात। सारा माया और आप फिर का यही कर काम है, सकते हैं इसलिए बस कि आप दैट मच यू कैन, कि आप अपने आप कहें कि भाई हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, बस इतना ही हो सकता है। ये उन्होंने कर दिया। नहीं, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं, और बहुत सही किया है। और देखिए ना, ये तो बहुत ज्यादा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ वो स्पॉन्सर के साथ बड़ी वो हो गई है, क्योंकि थे तो सारे वही इंडियन ने एकदम मना कर दिया, क्योंकि उन्हीं से जो है पैसे का वो सारा सिलसिला होता है, इंडिया पाकिस्तान के मैचों से ही। तो वो तो इसी तरह पिछले सालों में भी उन्होंने एक ये इसी तरह कराया था, जिसमें यूनुस खान भी आई थिंक गए थे। तो ये पाकिस्तान का ये डिसीजन ठीक है चेयरमैन साहब का कि है, लेकिन चेयरमैन साहब को एक चीज और देखनी पड़ेगी, जो हम देख रहे हैं, जाहिर जब हारते हैं ना, अब आप देख लें हमारी फिटनेस और डिवेलियर की फिटनेस को साफ नजर आ रहा था कि क्या फिटनेस है, वो तो खेल ही नहीं रहा। वो तो हमारे 6 से 7 प्लेयर ऐसे थे जो अभी भी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, या 2020 की अमाल वसीम है और कई है प्लेयर हैं हमारे 6-7 ये खेल रहे हैं। अब हमें देखना ये है कि ये प्लेयर खेल तो रहे हैं, लेकिन हमें चेक एंड बैलेंस जो है क्रिकेट बोर्ड को रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना अच्छा मैच हम जीतने जा रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इसमें चेक एंड बैलेंस डेफिनेटली है कि आप बिल्कुल, बहरहाल यानी आप पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो चेक एंड बैलेंस तो जरूर होना चाहिए आपकी प्राइवेट कैपेसिटी में। अगर कोई 20-25 डॉट बॉल्स खेल जाता है और एक लेके जाता है और उसके बाद हम खुद देख रहे हैं बैठ के कि क्या हो रहा है वहां पे। जी बिल्कुल, दिस इज रॉन्ग। ये पूछना बिल्कुल ऐसे। अच्छा तौसीफ भाई, हम जरा अभी अपनी टीम की बात करते हैं ना, जो वेस्ट इंडीज से मैच जीते हैं हम, T20 सीरीज हम जीत चुके हैं। अच्छा, साहबजादा फरहान इनको हम कहते ही थे और वो टीम में जगह बनाई भी उन्होंने, इस मैच में परफॉर्म किया। फिर साइम अयूब भी फॉर्म में आते जा रहे हैं, तो हमारे लिए खुशाइंद बात है ना ये कि टीम जरा जैलन दिखाई दे रही है अब थोड़ा बहुत। अरे हाँ, बिल्कुल खुशाइंद बात है। जीत तो सब कुछ भुला देती है, लेकिन मेरा एक अपनी थ्योरी है कि जीतने के बाद भी उसमें जो हमारे लूपहोल मैच के दौरान हुए हैं या टीम के लिए हुए हैं, कि टीम जो बनी है वो हमारा काम है कि हम देखें कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अपनी अपनी राय होगी, क्योंकि हम प्रॉपर जो है अपना कॉम्बिनेशन पूरा नहीं खिला रहे थे और अब तक नहीं खिला रहे हैं हम। क्या अबरार को हम वहां सैर कराने लेके गए, आप बड़े इवेंट के लिए कर रहे हैं, वहां पता चला है, पहले मैच के बाद ही पता चल गया कि भाई वहां तो स्पिनर्स का काम है और फास्ट बॉलर को बहुत मार पड़ती है, तो हमें चेंजेस करनी चाहिए। आप चलें, एक वक्त को मैं सोच भी लेता हूँ, एक मैच चलें या ये प्रिपरेशन करना, बट आप 11 की वो टीम खिलाएं जो उस जगह को सूट कर रही है। आप नहीं खिला रहे हैं। आप बैटिंग ऑर्डर में भी, आज बैटिंग ऑर्डर 2 मैच के बाद आज बैटिंग ऑर्डर मुझे बहुत प्रॉपर नजर आया है कि ओवर्स कम रह गए, क्योंकि 138 की पार्टनरशिप लगने के बाद जाहिर है ओवर कम हुए, तो फिर उसके बाद आपने दूसरे बैट्समैन को भेजा और वो स्लॉक, मतलब उस हिसाब से कि कम ओवर हैं वो स्लॉक करके रन्स कर देंगे। आज कुछ ऐसा नजर आया, वरना उससे पहले मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या वजूहात हैं कि तौसीफ भाई, आपको लग रहा है टीम अच्छी फॉर्म में है, अच्छा खेल रहे हैं और एशिया कप में भी यही टीम को जाना चाहिए, या इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस? अभी थोड़ा सा मैचेस बाकी हैं और हमें देखना पड़ेगा कि अभी तो हम वेस्ट इंडीज जा रहे हैं खैर वनडे के लिए, लेकिन हैरत मुझे यह है कि फरहान इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद नहीं लिया, बस शायद अभी फखर इंजरी आ गई है तो उनको शायद इंक्लूड कर लें, मगर फरहान तो कहीं से ड्रॉप ही नहीं होते हैं, वनडे में भी ड्रॉप नहीं होते, वो तो 4 डे और वनडे और सब में उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 12 खुदा करके खिलाया, लेकिन उन्होंने प्रूफ कर दिया सारा कुछ। हाँ, ये हमारा जो ओपनिंग है ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद आप जो प्लेयर जा रहे हैं, सेम टीम तो मैं नहीं कहूँगा कि होनी चाहिए, इसलिए कि अभी आगे जो मैचेस हमें मिलेंगे, कोई 10, 12, 15 मैच हैं हमारे 20 के, उसमें हमें बड़ी टीमों से मैच खेलने हैं कुछ, तो वहाँ हमें आइडिया हो जाएगा। यूएई और उससे है ना, तो मेरे ख्याल जिम्बाब्वे से और यूएई से ट्राई नेशन भी है,
ऐसे नहीं, अफगानिस्तान और यूएई, अफगानिस्तान और यूएई के साथ। अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान तो अच्छी टीम है ना, इस फॉर्मेट की अच्छी टीम है अफगानिस्तान। तो हमें ये जितने मैचेस हैं, ये यूएई वगैरह को निकाल के, वैसे तो आजकल बड़ी बड़ी टीमें हार जाती हैं, और लेकिन हमें इन सब मैचों में ये टीमों को ले जाके कुछ को और को इंक्लूड करके और देख लें कि भाई क्या हमारा रिजल्ट निकलता है। एक प्रॉपर 15-16 के टीम निकालें जो आगे की लिए जो हम एशिया कप। और अभी जो ये वनडे आ रहे हैं 8 अगस्त से, तो वनडे में भी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरी टीम चेंज कर दें, उन लड़कों को ही मौका देंगे जो T20 भी जिन्हें खेलना है, ताकि वो एक बिल्कुल देना चाहिए। और टीम तो आपकी अनाउंस हो गई है वैसे, और इसमें मोस्टली यही हैं सारे। बस एक फखर की मैं बात कर रहा था, तो फखर आ गए इस टीम में। अब देखना ये है कि वो एक सलमान मिर्जा हमारे फास्ट बॉलर थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। अगर आप यही तो मैं कहता हूं कि आपको अगर बेंच पे पीछे एक नहीं, वो तो सर शाहीन और हारिस की जगह बना के रखनी है ना। हमने किसी यंगस्टर बॉलर को लाना नहीं। एहसानुल्लाह को हम लाते हैं और उसके बाद उसकी इंजरी से खेलते हैं और बाहर कर देते हैं। वो तो हमें 2 जगहें रखनी है पक्की, कि कोई रिप्लेसमेंट ना हो। चले अब आपने बात छेड़ दी तो बहुत कुछ लोगों के लिए ये जो है, इसलिए कि मैं ही बुरा बन रहा था जब से कह रहा था कि आप क्यों किसी की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ठीक है, जो है परफॉर्मेंस जरूर हो रही है, मगर इंतजार किस का कर रहे हैं। एक तो शादाब का बड़ा इंतजार लोगों को हो रहा है कि भाई बिल्कुल, पता नहीं क्या कौन सा शादाब आ जाए बस। शादाब पता नहीं क्या मेलबर्न में कोई सेंचुरियां मार के आए हैं, या फिर वो पता नहीं कोई वहां। मैं तो अब ये सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार खुदा के वास्ते लोगों पर ज्यादती मत करें, और ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता। आप खिलाएं तो किसी को, क्योंकि फील हो रहा है कि भाई किसी के लिए कोई जगह बनाने की। आप वाइस कप्तान अनाउंस नहीं किया, बताइए आप मुझे क्यों नहीं अनाउंस किया? अभी डिसाइड करना है ना तौसीफ भाई, अभी डिसाइड करना है कि किसको कौन पावर। हाँ, शाहीन को बनाना है हमने कैप्टन, या फिर हमने बाबर को दोबारा लेके आना है, या रिजवान भी लाइन में है, या फिर शादाब भी आ सकते हैं। तो ये है 5-6 लोगों में डिसाइड करना है हमने। बस तो फिर इस तरह करा तो आप अभी जीत पे बड़े आपको तारीफें होंगी सारा, लेकिन फिर वही जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, आसानी से नहीं होंगे। जी थैंक यू तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। देखिए पर्चियों को नहीं, डिजर्विंग प्लेयर तभी जो है गेम इंप्रूव करेगी। और जब फेयरनेस में सब कुछ होता है ना, नजर आता है। जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है ना ज़ुहैब, वो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी शर्ट पहन के क्रिकेट मैच यूके में खेल रहे थे, तो उनको कहा गया कि नहीं जी आप स्टेडियम छोड़ दें, इस शर्ट के साथ आप मैच नहीं देख सकते। अभी सिमिलर चीज़ें हो रही हैं यूएस कनाडा में, जहाँ कफिये जो ये फलस्तीनी पहनते हैं ना अपना ब्लैक एंड व्हाइट साफा जो स्कार्फ होता है, साफा कहते हैं उसको अगर आप पहन के मैच देख रहे हैं फुटबॉल सॉकर का, तो निकाल दिया जाता है आपको कि नहीं जी ये बड़ा सिंबॉलिक है। तो एक साहब ने ऐसे कहा जिनको निकाला जा रहा था कि आपके यहाँ जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं उस पे इजराइल का फ्लैग था, वो बार बार आ रहा है। कह रहे ये ठीक है, ये सिंबॉलिक नहीं है, ये आपको जो कफिया है ये सिंबॉलिक लगता है, और उस पे उनको निकाला जा रहा है ऐसे स्टेडियम से। तो ये भी एक बड़ी डिस्टर्बिंग और अनफेयर बात है, गलत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस। पॉलिटिक्स आ गई, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आ गई, बहुत बुरा लगता है फिर उससे जो है ना नेगेटिविटी। जी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back after the break. Good morning everyone. ज़ुहैब, हार्ट अटैक्स में इजाफा ही होता जा रहा है, अलार्मिंगली इजाफा हो रहा है, ये बड़ी बात है। अच्छा हमारे ना बचपन में जब हम बड़ों के सुनते थे, एक तो ये कि ज्यादा उम्र के लोग होते थे कि पता होता था हार्ट अटैक हुआ, और फिर ये कि 2-3 हार्ट अटैक्स लोग सरवाइव कर जाते थे। एंजाइना अटैक हुआ हमें सुनते थे, फिर उसके बाद एक हार्ट अटैक। तो एक ही इतना वो यंग लोगों में तो लाइफ थ्रेटनिंग कभी नहीं, मुझे भी नहीं हमारे बच्चे के यंग लोगों में कभी कोई हार्ट अटैक से हो गया बहुत अब ज्यादा। और ये होता है कि पहला हार्ट अटैक और उसके बाद यू नो मोर। तो इतना डेंजरस, इतना इंटेंस क्यों हार्ट अटैक ऐसे हो रहा है। लेकिन एक इसमें शुक्र, एक अच्छी खबर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सबा कमर जो हमारी इतनी बड़ी टीवी स्टार है, फिल्म स्टार है, डरा दिया सबको कि जब सेकंड को ये शूट कर रही थी तो इनको बिल्कुल हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स हुए। शी वाज वेरी अनवेल, रश टू कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इन रावलपिंडी, जहां इनका कोई प्रोसीजर भी हुआ, इनका इंटेंसिव केयर में इनको रखा गया। डॉक्टर्स ने ख्याल किया बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर, लेकिन ये कि शी नीड्स रेस्ट। और ये देखिए इतनी यंग है, एंजियोग्राफी ये नहीं उसमें स्पेसिफिक बताया कि क्या प्रोसीजर था, लेकिन खतरनाक सिचुएशन हो सकती थी अगर थोड़ा डिले हो जाता। लेकिन
और ये बताया गया वजह यही कि भी हेक्टिक स्केड्यूल, प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट, काम, रेस्ट नहीं करना, और जिस तरह ये काम करती हैं इतनी मेहनत और लगन से, ज्यादा तो जान मार के आप काम करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर्स ने देखिए, तो एक सेलिब्रिटी हैं, आम आदमी भी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके रोजगार की परेशानी, आपको अपना घर चलाने की परेशानी है, महंगाई की परेशानी है, तो हजार परेशानियां हैं। आपकी जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे साथ तो हमारे बड़े कोलीग्स हमने देखा इसी फील्ड के लोग, नादिया, तो उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। सबा कमर क्विक रिकवरी, और ये कि अब आप रेस्ट जरूर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अच्छा, वेरी डियर, बिल्कुल ऐसी है। तो हम ये बात यूँ करें, रिपोर्ट जो है उसको बता देते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 4 लाख अफराद हार्ट अटैक या दिल के आर्जे में मुब्तला होकर जान की बाजी हार देते हैं, और ये 30% शरह पहुंच गई है। यानी जो हार्ट अटैक्स होते हैं उसमें डेथ का जो वो है परसेंटेज, वो 30% हो गया कि हार्ट अटैक के बाद 30% चांसेस हैं कि आपकी डेथ हो जाए। पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के डॉक्टर राजकुमार के मुताबिक अभी से माशरे में अमराज कल्ब की आगाही पैदा होनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि कैसे इससे बचा जाए। तो इसीलिए हमने सडन होता है ज़ोहेब कि आप मतलब, और ऐसे उन लोगों को भी हो रहा है जिनका लाइफस्टाइल अच्छा खासा हेल्दी है, हाँ, और वो एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, डाइट भी उनकी ठीक है, तेल कम है, वजन भी सही है, उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक्सरसाइज के बाद भी फौरन हार्ट अटैक। डॉक्टर बशीर हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़ा तजुर्बा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये रिपोर्ट आई है, बड़ी अलार्मिंग ये रिपोर्ट है। हर साल 4 लाख अफराद उन्हें हार्ट अटैक होता है, फिर इसमें लोग जान की बाजी भी हार जाते हैं। क्यों ये रेशो बढ़ गया, आप क्या समझते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली देखें, पहले तो जैसे आपने बताया, नंबर तो एग्जैक्ट हमारे यहाँ प्रॉब्ली इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरे एशिया में पाकिस्तान में इस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स जो हार्ट की वजह से होती हैं, और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये 18वें नंबर पे आता है हार्ट डिजीज़ के हवाले से। और सबसे बड़ा अलमिया जो अभी आप बात भी कर रहे थे वो ये है कि अब यंग लोगों में होने लगा है। मैं अमेरिका में काफ़ी अर्सा रहा और अभी भी काम करता हूँ, तो वहाँ पे आमतौर पर 60s में 70s में जाके हार्ट का प्रॉब्लम होता है। अगर किसी को 30s या 20s में या 40s में भी उनको चेस्ट पेन के साथ आए तो आप हार्ट के बारे में नहीं सोचते। जबकि पाकिस्तान में जो है वो 20s, यंगेस्ट जो मैंने देखा है वो 19 ईयर ओल्ड विद ए मेजर हार्ट अटैक एंड ही डाइड। तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मतलब लिटरली एपिडेमिक की हद तक दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं, और सबसे बड़ा जैसे मैंने कहा अलमिया ये है कि यंग एज में होती हैं। इसकी वजूहत तो बहुत हैं। डेफिनेटली हमारे यहाँ जो दिल की बीमारियों के जो रिस्क फैक्टर जिन्हें हम कहते हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोकिंग है, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग दोनों ही अहम है, फिर शुगर है। पाकिस्तान इस वक्त ब्लड प्रेशर के हवाले से अगर देखा जाए तो 3rd नंबर है पूरे एशिया में ब्लड प्रेशर। और उस पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 70% लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर है, और जिनको पता है उनका प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है। इसी तरह डायबिटीज़ जो है, ब्लड शुगर जो है वो भी काफ़ी हाई है। पाकिस्तान इस वक्त नंबर 3rd पे है पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के हवाले से भी। स्मोकिंग का रेशो भी बहुत हाई है। तो ये जो रिस्क फैक्टर हैं, और जो आमतौर पे मतलब लाइफस्टाइल हमारा जो है वो ओवरऑल, कुछ लोग तो हैं जो बहुत एक्टिवली एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी हो गया है। हमें जो है रिमोट हाथ में है, सोफे पे बैठ के पूरा दिन ऑफिस में, फिर घर में बैठ के सोफे पे, पानी भी जो है किसी से मंगवाना है। और डॉक्टर साहब चेकअप्स नहीं है एक्चुअली, कंपनीज मेडिकल देती कोई नहीं है, लोग चेकअप्स कराते नहीं जब तक बीमार नहीं होंगे, गिर नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना। बिल्कुल, ये बड़ा मसला है। और उसके बाद जब ठीक होने लगते हैं फिर सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने टेस्ट कराने हैं, दवाइयाँ लेनी है टाइम पे। ये हमारा जो ना लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है हमें। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और ऐसा ही है। लेकिन ये है कि इवन अगर हो भी तो बदकिस्मती से अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में दिल के बीमारियों के हवाले से। मैं आपको बताऊं, अभी भी कई दफ़ा हमारे पास मरीज आते हैं जिनको कि दर्द हुआ और वो कहीं पे गए किसी डॉक्टर के पास, या तो पहले घर पे बैठे रहे कि वो समझ गए कि मैदे में जलन हो रही है, मैदे की तकलीफ है, गए नहीं। और अगर गए भी तो इवन डॉक्टर भी काफ़ी दफ़ा ये करते हैं कि वो मैदे का इंजेक्शन लगा के घर भेज देते हैं। जो मैं 19 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये पहले किसी के पास गया, इसको जो है वो दर्द था, उसने जो है वो पेन किलर लगा के और मैदे की दवाई दे के घर भेज दिया, और वो पेन फिर वर्स हो गया। बाय द टाइम हमारे पास पहुंचा इट वाज टू लेट एंड ही कुडंट सर्वाइव। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे आज आप बात कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह के फोरम पे, इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सर, लेकिन आप बताएं कि कुछ अब इतनी मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, ऐप्स आ गए हैं जिसमें हम अपना पल्स भी मॉनिटर कर लेते हैं, हेल्थ भी, कुछ ऐसी चीज़ें कि जिससे हमें फील हो, कुछ ऐप्स या खुद ही घर में टेस्ट करके कि भाई कुछ गड़बड़ है।
ऐसे देखिए, आप कोई बहुत साइंस या ऐसे एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक नंबर ये तो है कि ये है कि एक दफ़ा तो कम से कम चेक कराना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो मेजर रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। और ये तीनों जो हैं इन्हें हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसमें तकलीफ कोई नहीं होती, जब तकलीफ होती है बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक तो ये कि अगर आपकी फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर शुगर का मसला है, आप ज़रूर अपनी ये चीज़ें चेक करवाएं। अपना वेट देखें, अपनी हाइट के हिसाब से अपने वेट को कंट्रोल करें। एक चीज़ होती है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये एक बहुत अहम नंबर है। और अगर ये वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखा गया है कि हमारे यहाँ एशियंस में बढ़ा हुआ होता है, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। क्या और अच्छा वेट यानी वजन का आप नहीं वेस्ट के अलावा वेस्ट, ये जो कमर का जो वेस्ट नापा जाता है ना आपकी, हाँ, तो उसमें जो है वो अगर जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। और हमारे यहाँ ये एशियंस में ये काफ़ी ज़्यादा है कि हमारा जो वेट ज़्यादा गेन होता है वो सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, जो कि ज़्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू के बाकी जगहों में हो। तो रेगुलर एक्सरसाइज मुझे बताएं नौजवानों में कितना फेटल ये ज्यादा है? सुनने में आता है कि अगर नौजवानों में किसी को अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो तो वो फेटल ज्यादा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, फेटल इतना ज़्यादा नहीं होता, बट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हार्ट अटैक होता है वो प्लेक रप्चर होता है, खून की नाली 100% बंद हो जाती है। डिपेंड करता है कौन सी आर्टरी बंद हुई है और उसकी वजह से कितना सीरियस हार्ट अटैक है। वरना ओल्ड एज में जो कि लोग ज़्यादा मल्टीपल बीमारियां होती हैं उनमें रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यंग रिलेटिवली बेहतर टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन यह है कि हार्ट अटैक का मसला ये है कि 100 में से 50 लोग जो हैं वो सडन डेथ होती है और वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कुछ बताएं, कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनका हम अपने देखते रहें कि अगर ऐसा कुछ हो जाए ब्रीदिंग वगैरह से रिलेटेड कि इसमें कोई हार्ट की कंडीशन हो सकती है, एक तो जो और कौन सा टेस्ट कराना है? जी, एक तो मैंने कहा अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर ज़रूर चेक कराएं एक दफ़ा, ठीक है। और दूसरा आजकल एक बहुत ही सिंपल टेस्ट आया है जिसे हम कोरोनरी कैल्शियम स्कोर कहते हैं। बेसिकली ये एक्सरे की तरह होता है और ये बता देता है कि दिल की खून की नालियों में क्या कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं या नहीं है। और अगर वो कैल्शियम डिपॉजिट ज़ीरो हो तो रिस्क बहुत कम होता है। अगर कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ा हुआ हो तो फिर हमें उसके लिए तमाम जो टेस्ट फर्दर करके टेस्ट का नाम बताएं एक बार, फिर मैं भी जाकर फौरन कराऊं। CAC कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर कहलाता है ये, और ये सिंपल एक्सरे है। लिटरली ये 5 मिनट लगते हैं, आप वॉक इन करें, 5 मिनट में टेस्ट करा के आप जा सकते हैं और ये पता चल जाएगा आपकी दिल की खून की नाली में कैल्शियम डिपॉजिट हैं या नहीं है। बिल्कुल, और ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। CACA टेस्ट है ये। जी, इसमें फिर कोलेस्ट्रॉल और फिर आप कोलेस्ट्रॉल की अच्छा, बस जाते हुए सर मुझे बता दें कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो आप यानी क्या फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं? आप वहां पर खड़े हुए हैं। देखिए, एक तो मेन चीज़ जो याद रखें, मैं क्विकली ये बता दूं कि हार्ट की तकलीफ हमेशा, कोई भी तकलीफ आपको एक्सर्शन पे अगर होती है, चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में, कोई भारी काम करने में, तो वो हार्ट की होगी। लिहाजा कभी भी ऐसे सिम्टम हो, चाहे सांस फूले या सीने में बोझ या भारीपन या घुटन महसूस हो, तो कभी कभार जलन भी जो है वो दिल की वजह से होती है। अगर आपको, पहली बात है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें हम कहते हैं टाइम इज मसल, एवरी सेकंड काउंट्स। तो जैसे आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके जो भी करीबी हॉस्पिटल है वहाँ जाने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे जाके ECG करके और फिर उसके बाद फर्दर जो भी डिपेंडिंग ऑन उस पर क्या फाइंडिंग्स है वो कर सकते हैं। जैसे कोई साथ है ऐसे आदमी के मीन टाइम आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि एस्प्रिन जो होती है, एस्प्रिन की गोली जो है वो चबा के वो खा लें। डिस्प्रिन या एस्प्रिन जो भी है वो फौरन चबा के खा लें। चाहिए, ब्लड थिनर है ना। जी, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, खास तौर पे वो लोग ख्याल करें जो कि घर में अकेले होते हैं, मर्द हजरात, खवातीन, बुजुर्ग जो अकेले, केयर टेकर जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई आपके साथ हर वक्त होना चाहिए। अच्छा, फिर कभी होता है कि देखें सिंगल मदर्स हैं, बच्चे हैं, सिर्फ माँ की तबीयत खराब हो तो उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, कहाँ कॉल करनी है, क्या फर्स्ट एड देनी है। तो ये बच्चों को ना थोड़ा सा तो एक तो एस्प्रिन भी बिल्कुल सही है, आपने कहा लोगों को नहीं पता होती है, तो ये फौरी तौर पर आप दे दें। अगर किसी को हार्ट अटैक और कोई पेशेंट है, आपको पता है हिस्ट्री है इसकी और अटैक आ रहा है उसको, तो वक्ती तौर पे ये दिया जा सकता है। ये मैंने वीडियोस में देखा है कि किसी को जब हार्ट अटैक होता है तो वो तो एकदम फौरन गिरे और खत्म। कितनी दफा देखा है ऐसा। कह रहे 50% रेट है ना। ख्याल करना चाहिए और प्लीज बच्चों को ये नंबर्स इंपॉर्टेंट बता दें कि अगर कुछ ऐसी बात हो मम्मी डैडी के साथ तो कहाँ कॉल करना है, किसको कॉल करना है। और ये CAC स्कोर जो है, ये जो है टेस्ट, ये लाजमी कराएं कि कैल्शियम का पता चल जाएगा कि वो ब्लॉकेज जो होती है कैल्शियम की वजह से तो वो है या नहीं है। एक ब्रेक हमने लेना है, बड़ी चीजें और भी बतानी थी इंपॉर्टेंट, और ये इसीलिए हम सेगमेंट करते हैं। आप देखें हर चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, अपना आप अपनी ख्याल नहीं रख रहे तो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और जरूर रेगुलर चेकअप्स कराएं। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन।
बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में थोड़ी सी क्राइम की भी बात हो जाए, क्योंकि क्राइम तो कम नहीं हो रहा। जी, बिल्कुल जो बात ऐसे है, ही। और आए दिन बहुत बुरी बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। कराची का इलाका है डिफेंस फेस 6, और यहाँ मारूफ कानूनदान ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल ने सबको हिला कर रख दिया है। और मुलजिम इमरान अफरीदी ने मस्जिद से निकलते हुए उन पर फायरिंग की है, और फिर एतराफ़ जुर्म भी उसने किया मुलजिम ने, और पूरी कहानी बताई कि उसने क्यों मारा है। वो ये कहता है, वो इल्ज़ाम लगाता है कि मेरे वालिद को शमसुल इस्लाम ने मारा था, इसका मैंने बदला लिया है। और फिर वो मजीद भी कहानी बता रहा है कि कैसे विक्टिमाइज किया मेरी फैमिली को, सारी चीज़ें। और थोड़ा सा हम उमैर असगर केस की भी अपडेट लेंगे। हमें ज्वाइन किया है DIG साउथ असद राजा साहब ने। साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताइएगा, ये जो शमसुल इस्लाम साहब को मारा है, मारूफ कानूनदान है, ये क्या मामला है? मुलजिम ये पूरी कहानी बता रहा है, ये कहानी क्या है उसके पीछे, क्या बताना उसका? जी देखिए, बात यह है कि ये जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो मरहूम थे वो एक इंतहाई मशहूर और बड़े तजर्बाकार वकील थे, और हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है उनके इस तरह से कत्ल होने का। और पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को। इसका जो मुकदमा है वो दरक्षा थाने में दर्ज कर लिया गया है, और हमने डिफरेंट टीम्स बनाई हैं, और जो जो अफराद इसमें कंसर्न या इन्वॉल्व पाए गए उनके खिलाफ एक्शन जो है वो जारी है अभी से, और इंशाल्लाह ताला जल्दी इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। जी। अच्छा, इन्होंने बताया कि तनाज़ा 35 लाख की अमाउंट से शुरू हुआ था। इनके फादर के साथ तनाज़ा था या इनके खुद के साथ तनाज़ा था, उसके बारे में भी बताएं। जी ये ऐसी चीज़ें जो तफ्तीश में अभी हम देख रहे हैं इसको, तो मेरा ख्याल है कि वो अभी तक तफ्तीश चूँकि मुकम्मल नहीं हुई और अभी सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में है, तो आई थिंक मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा अभी। अच्छा, और ये जो इमरान अफरीदी जिनके वालिद को वो ये कह रहे हैं कि मारा है, इनके वालिद हेड कांस्टेबल थे पुलिस में, ये कंफर्म है बात? जी हाँ जी। अच्छा, और इनकी जो फैमिली है ये अभी भी इनके इमरान अफरीदी के भाई वगैरह ये जेल में हैं, इनके ऊपर केस शमसुल इस्लाम साहब ने करवाया था? जी इसकी भी तस्दीक कर रहे हैं हम। जी हाँ बिल्कुल, एक केस पहले भी है, उसमें कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया था जो कि अभी जुडिशल कस्टडी में है। और वो केस क्या था, यानी किस चार्ज में उन्होंने ये FIR कटवाई थी? ये भी उसी से रिलेटेड है, कोई इसमें बैटरी हर्ट और इसी तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर के जो है ना सेक्शंस लगाई गई हैं। अच्छा सर, मर्डर का बताएं कि किस टाइम हुआ, कैसे हुआ, और आपको कितनी देर बाद इंफॉर्मेशन मिली? जी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी अगर हम बात करें तो अभी वाला जो केस है उसके ऊपर हम तफ्तीश कर रहे हैं। उसमें जो SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ हैं और SSP ऑपरेशंस, हमने डिफरेंट जो है वो उसके तहत जो टीम्स हैं उनको फॉर्म किया है, और कई जगहों से हमने जो है वो शवाहद इकट्ठे किए हैं कि जो कातिल है वो कैसे मस्जिद में दाखिल हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, और उसके अलावा वो कैसे वहाँ से फरार हो गया। इन तमाम चीज़ों को हम अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना CCTV फुटेजेस हैं, अगर उसने किसी गाड़ी का, कार का, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है, इन तमाम चीज़ों को हम जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं। उसके जो रफ़का हैं या फिर उसके जो एसोसिएट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो हम देख बस रहे हैं। एक चीज और मुझे बताइएगा कंफर्म, क्योंकि ये खबर रिपोर्ट हुई है तकदीर आफरीदी है कोई, उनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी शमसुल इस्लाम और इमरान आफरीदी के दरमियान सुलह कराने के लिए सरगर्म रहे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में कोई ये बात सामने आई? जी नहीं, हमें ऐसी कोई चीज का पता नहीं, क्योंकि ये कई ऐसी बातें हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। मैं उसके ऊपर अभी तक ठीक है। और मुलजिम अभी नामालूम मुकाम से वीडियो आई है इसकी, अभी तक आपने ट्रेस नहीं किया कहाँ है वो, क्या गिरफ्तारी के लिए कोशिश है? जी जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो तफ्तीश का तरीकाकार है, हम पहले किसी चीज की वेरासिटी को चेक करते हैं और उसके बाद ही कुछ ऐसा आगे कोई कदम उठाते हैं। जी जी। तो अच्छा, ये इन चीजों को हम हुमैरा असगर के मर्डर की भी बात करते हैं, और वो जो वाइट पाउडर घर से बरामद हुआ जो कि कह रहे हैं कि नमक था, उससे रिलेटेड कोई आपके पास अपडेट है?
जी वो बिल्कुल हमने इस केस को बड़ा बारीकबीनी से देखा था जी। और उसमें आखिर में हमें इवन ये भी बताया गया कि वो कुछ ऐसे कप्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी जो आमतौर पर कुछ ख्वातीन खाना जो है वो घर में खदशात जैसे होते हैं उनको दूर करने के लिए वो नमक रख देती हैं कई दफा, तो वो हमें ऐसी चीजें मिली थी। तो हमने उसको भी रूल आउट करने के लिए कि क्या ऐसा तो नहीं था कि ये कोई जो पड़ी हुई थी मादा पड़ा हुआ था या केमिकल्स थे ये कोई पॉइजनस हो गए या उन्होंने ऐसे फ्यूम्स को छोड़ा जो कि जिससे वो उनकी तभी मौत जो है वो वाकया हो गई। तो उसको भी हमने रूल आउट करने के लिए उसका केमिकल एग्जामिनेशन करवाया, मगर हमें यही पता चला कि वो जो केमिकल था वो सोडियम क्लोराइड ही था, नमक था और उसमें ऐसी कोई पॉइजनस अभी चीज तक नहीं आपको थी। इसलिए भी कोई फॉल्ट तो फाउल जहाँ प्लेस में तक- नहीं मिला और आपको लग रहा है कि नेचुरल कॉजेज की वजह से उनकी डेथ हुई या उसमें कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सो फार जो है 99% यही है कि हमें ऐसे कुछ नहीं मिल सकी जिससे ऐसा वो फाउल प्ले हो या अननेचुरल डेथ हो। जी। अच्छा, पुलिस शोहदा डे भी है और हम भी खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं अपने पुलिस के जवानों को जिस तरीके से वो कुर्बानियाँ देते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसको मेक श्योर करने के लिए, लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी फैमिली सफ़र करती हैं। तो इस पर भी कुछ फरमाइए कि उन शोहदा को यकीनन हमें याद भी रखना चाहिए और उनको कॉम्पनसेट जी, फैमिली सर, को भी आपका आप कोई लेकर चलते हैं, मैसेज? कैसे मैसेज कोई? जी बिल्कुल, जो मैं आपको पता है कि जो 4th ऑफ अगस्त है ये पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है और डिफरेंट जगहों पर तकरीब की जा रही है। आज शाम को शहर फैसल के ऊपर सिंध पुलिस का भी बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारा। जी, साउथ अच्छा, असद कभी आप रजा ड्राइव करते हुए रेडियो सिंध पुलिस का एक रेडियो स्टेशन भी है बिल्कुल। और वो बहुत जबरदस्त उसमें इंफॉर्मेशन बातें हो रही होती है। वो मैं तो ट्रैफिक जरूर से सुनती मुतालिक हूँ। बहुत अपडेट आपको जी, देता है। मैं- और हाँ, बच्चे ट्रैफिक मुझे से- कह रहे हैं कि आप मम्मा म्यूजिक नहीं लगाती हैं, आप रेडियो स्टेशन सुनती हैं। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत सारे अलर्ट्स आ जाते हैं, वार्निंग्स आ जाती हैं, इतनी अच्छी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन की बातें होती है। तो वो प्लीज आप सिंध पुलिस का रेडियो स्टेशन है जरूर दे, उसको बिल्कुल सुने ऐसे ही। ड्राइव करते हुए जरूर। बिल्कुल, और आज के दिन के हवाले से तो सिंध पुलिस के शोधा को हम सलाम पेश करते हैं। ये था हमारा शो आज का, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अच्छा बिल्कुल, सिंध पुलिस के शोधा पर थोड़ी सी मजीद अच्छा, भी बात कर लें, क्योंकि देखें हम आर्म फोर्सेस को, पाक आर्मी के शोधा को सलाम पेश करते हैं, उनके गाजियों को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि हम पुलिस को शायद या पुलिस के बारे में जो परसेप्शन बन गया है हमारा, या हम उनकी खामियों की निशानदेही करते हैं तो ज्यादा हम उसी तरफ बात करते रहते हैं। हम उन लोगों को याद नहीं करते, उन एहलकारों को जो कि सड़क पर खड़े हैं और वो कितना मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ ट्रैफिक पुलिस वाले, आप उनकी यूनिफॉर्म्स देखें, गर्मी सर्दी उसमें खड़े रहते हैं घंटों और सर्व कर रहे होते हैं सबको। तो जब उनसे, मैं तो खास कहूँगी कि प्लीज़ जब आप पुलिस वालों से बात करें ना, ऑफिसर से, बहुत रिस्पेक्ट से बात करें, स्माइल दें उनको, और जब वो आपको रोकें तो रुक जाएं, जरूर उनसे बात करें। और ये जो फाइन्स वगैरह होते हैं इसको टाइमली हाँ, जरूर मतलब पे करें। जज्बाती हो के ऐसा ना करें। खैर, शो का वक्त खत्म हो गया है। कल आपसे मुलाकात होगी, शो देखने का बहुत शुक्रिया। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, गुड मॉर्निंग।